हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। ये हमारा इकोनॉमिक्स का पूर्वावलोकन चल रहा है, तो सब आज हम डिटेल में करते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपके आर ओ में पूछा गया है। तो जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, क्योंकि हम मेनली हमारा चैनल है प्रीवियस ईयर और याद करवाने पर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पर फोकस हमारा चैनल ज़्यादा करता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट और मैग्नीज, मतलब ये आपके खनिज दिए हैं। ये जो उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होते हैं वो दिए हैं। तो आपका कौन सही है, मिलान बताइए। 21 में आया था, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। तो कौन सा सही होगा। चूना पत्थर का रहा है, तो चूना पत्थर किस में प्रयुक्त होता है, सीमेंट ही बनाने में ना। तो सीमेंट बनाने में चूना पत्थर, जैसे ना आपका मध्य प्रदेश में उधर चूना पत्थर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर देखिए सीमेंट की फैक्ट्री भी बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। कॉपर, कॉपर बिजली फैन में देखते हैं ना, ये कॉपर वो वायर लगा रहता है। और ये देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है। बॉक्साइट हवाई जहाज़ का निर्माण करने में, तो ये भी सही है आपका। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ही इतना हवाई जहाज़ का निर्माण होता है, मतलब जो एरोप्लेन निर्माण नहीं होता। और देखिए मैग्नीज, मैग्नीज इस्पात में युक्त होता है। तो ये आपका सही है, पहला ही आपका सही है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। किसी देश की प्राकृतिक संसाधनों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कह रहे हैं नॉट इंक्लूड इन द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है। ट्रांसपोर्ट आपका नहीं है। ट्रांसपोर्ट ये नेचुरल में थोड़ी आता है, ये तो हम ही सब बनाते हैं ट्रांसपोर्ट, मतलब सड़क भी हम ही सब बनाते हैं, रोड और गाड़ियाँ भी तो हम ही सब बनाते हैं। तो वन, फॉरेस्ट, ऊर्जा और खनिज, ये सब सिंपल है। अब देखिए आयल का उपक्रम है जो संलग्न है। अब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं ऑयल। ऑयल मतलब होता है, ऑयल मतलब ये वो वाला ऑयल मत समझिएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड होता है इसका नाम, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब आप सबका पेपर है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, 2 से 3 दिन बचे हैं। प्लीज़ आप एकदम रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। अगर टेंशन लेंगे तो आपका 3-4 सवाल वैसे ही गलत हो जाएगा। एकदम रिलैक्स रहिए, पढ़िए, घूमिए, आराम से पेपर दीजिए, ठीक। ज़्यादा मतलब बर्डन आप अपने ऊपर मत लीजिए। आयल का एक उपक्रम है जो संलग्न है। तो देखिए आयल इंडिया लिमिटेड के अंदर कई कंपनियां आती हैं, जैसे इस क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम आती है। भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के बाद एक कंपनी आती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। और एक आता है आपका जैसे ये रिलायंस पेट्रोलियम, ये सब आते हैं। तो ये ऑयल इंडिया के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो आपका कौन सा इसमें क्या है जो संलग्न है। तो ऑयल मार्केटिंग में, ऑयल मार्केटिंग में। तो ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है। देखिए जी, ये 2003 में आया है, तो इसका आंसर ये होगा ऑयल मार्केटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर आया है, ये वाला क्वेश्चन आपका ये भी आया है आपके पेपर में। तो ये देखते हैं क्या करें। तेल शोधक कारखाना और राज्य, ये बताना है कौन सा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। कह रहे हैं ताती पाका, ताती पाका कहाँ है। ताती पाका कहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में है। तो आज ताती पाका का आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोयली कहाँ है, कोयली, तो कोयली गुजरात में है। नागापट्टिनम कहाँ है, नागापट्टिनम, तो नागापट्टिनम है आपका तमिलनाडु में। नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ में असम में है, ठीक है। एक नूनमती, असम में एक है नूनमती, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि नूनमती कहाँ है। डिगबोई, डिगबोई तो मतलब छोटे एग्जाम में तो यही पूछा जाता है डिगबोई। और जैसे बड़े एग्जाम RO PCS IAS देंगे तो वहाँ पर नुमालीगढ़ पूछा जाता है, नूनमती पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये नुमालीगढ़ असम में, नूनमती असम में, डिगबोई आपका असम में। अपने यूपी में कौन है ये बताइए। अपने यूपी में मथुरा है, मथुरा रिफाइनरी अपने यूपी में है। और बिहार में कौन है, बिहार में, तो बिहार में भी बहुत फेमस है बरौनी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी। तो ये सब तो बरौनी, मथुरा, बरौनी और ये डिगबोई ये सब याद रहता है, लेकिन नूनमती और नुमालीगढ़ नहीं याद रहता है। तो याद रखिएगा नुमालीगढ़ और नूनमती, ना से नुमाली ना से नूम असम में है।
नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, कोयली गुजरात में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। अब देखिए सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो तीन चीज़ें हैं, एक सिंगरौली है, एक विंध्याचल है, एक रिहंद है। ये आपके ये मतलब ये एक कोयले पर है ठीक है। तो ये सिंगरौली कोयले पर भी जल विद्युत पे हुई है। तो सिंगरौली आपका विंध्याचल और रिहंद ये सब आपके ये विद्युत परियोजनाएं हैं। तो ये आपके कहाँ पे हैं बताइए। देखिए सिंगरौली का आपका दो चीज़ें पूछता है। तो सिंगरौली का क्या पूछता है कि ये कभी दे देता है उत्तर प्रदेश में, कभी दे देता है मध्य प्रदेश में। लेकिन आप क्या कहिए ये आपका सोनभद्र जिले में है, लेकिन उसके मध्य प्रदेश और उसके बॉर्डर पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा सही होगा। ठीक है, कहीं कहीं मध्य प्रदेश, अभी नेट पे आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश दिया रहता है सिंगरौली। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश दिया रहता है। तो आप क्या विंध्याचल कहाँ पर है, विंध्याचल अगर पूछा जाए तो विंध्याचल एमपी में है। और रिहंद परियोजना कहाँ है, रिहंद परियोजना यूपी में सोनभद्र। तो रिहंद और सिंगरौली यूपी में लगाइए और आपका विंध्याचल एमपी में लगाइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आर ओ 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो ये सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। मतलब अगर ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए भी सुरक्षित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। तो ये आपका जल विद्युत करेंगे तो कोयले वोयले की हानि ज़्यादा नहीं होगी। तो यही हाइड्रो पावर सबसे ज़्यादा अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है, आर्थिक अवस्थापना नहीं है कौन सा एक। तो आर्थिक अवस्थापना मतलब कौन सा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन सा भारत सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। कोयले की खान क्या भारत सरकार बनाती है, वो तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ना। तो ये कोयले की खान कहाँ, देखिए कितनी सिंपल। लोग कहते हैं आईएएस पीसीएस टफ होता है, देखिए इसको तो सिर्फ ऐसे दिमाग लगा के करना है। ठीक है, ये विद्यालय भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ही मतलब भारत सरकार के एक मेन एम में आता है। विद्यालय, हॉस्पिटल, स्वच्छ सुविधाएं, सड़कें, रेल। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाज कंपनी जारी करती है। तो बताइए अगर जहाज कंपनी संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है, किराए पे कौन लेता है। देखिए एक होते निर्यातक, एक होते निर्यातक और एक होते जहाज कंपनी, जहाज कंपनी। अब ये दोनों के बीच एक अनुबंध होता है। ठीक है, एक मतलब पैक्ट साइन होता है। जो उसको पैक्ट को क्या कहते हैं, उसको चार्टर पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्टर पार्टी। ठीक है, तो वो जो निर्यातक और जहाज कंपनी, जैसे आप ही निर्यात, देखिए एक ही चीज़ सब लोग नहीं कर पाते। जैसे आपका क्या हुआ, जैसे मैं एक व्यापारी हूँ मान लीजिए, और मुझे क्या करना है, अपना सामान हमको भेजना है, ये ईरान भेजना है। तो हमारा प्यारा भारत ये है, तो अब यहाँ से हमको सामान ईरान भेजना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम जहाज कंपनी वाले से संपर्क करेंगे कि हमको एक जहाज चाहिए, हमको एक सामान भेजना है वहाँ पे, वो ईरान में भेजना है। तो उसमें जो पैक्ट साइन होता है, अनुबंध शामिल होता है, कितना आपको पैसा देना है, कितने समय में लाना है, कितनी बार ले जाना है। तो वो चार्टर पार्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, चार्टर पार्टी कहलाता है, जो किराए पर लिया जाता है जहाज कंपनी। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ होता है प्रवेश बिल। क्या होता है प्रवेश बिल, प्रवेश बिल आयात शुल्क जो चुकाने के लिए मतलब जिस फार्म की आवश्यकता होती है उसे। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म हुआ, ये फॉर्म, फॉर्म नहीं फर्म नहीं, फॉर्म जो भरने वाला फॉर्म होता है, इसी में आपका आयात शुल्क जो चुकाया जाता है उसी को आपको प्रवेश बिल, एंट्री बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए, बस इतना ही याद रखिए, चार्टर पार्टी और कोई पार्टी नहीं है, वैसी वाली पार्टी मत समझिएगा। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। बताइए भारतीय राजमार्ग के प्राधिकरण का वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है। सेस, फॉरेन एड, मार्केट बोरोइंग, ग्रांट एंड यूनियन गवर्नमेंट बजट, कौन सा है। तो
करें फाइनेंस हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये है सेस। सेस क्या होता है पहले ये आपको पता होना चाहिए। सेस जो होता है वो जो कर होता है उस पे कर जो लगाया जाता है वो सेस होता है। मान लीजिए टैक्स है, ये टैक्स है, इसके ऊपर एक टैक्स और लगा दिया गया तो वो क्या होता है, सेस होता है उस। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं टैक्स पर टैक्स जो लगता है उसको सेस कहते हैं। इसका राजमार्ग प्राधिकरण का प्रमुख स्रोत ही सेस ही है। चलते हैं आगे देखते हैं। समय ज़्यादा नहीं तो मैं आपको डिटेल में बताता क्योंकि समय बहुत ही कम है। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना का अंग कौन सा नहीं, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है ये। तो कौन सा अंग नहीं है, तो पहले याद रखिएगा कौन कौन से है ये। तो पहले मैं लिख देता हूँ बिजली। ठीक है, बिजली है, पानी है, तीसरा क्या है, सड़क है, चौथा क्या है आपका सिंचाई है, पांचवा क्या है दूर संचार, तो दूर संचार है, और छठवां क्या है आपके 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है मेनली, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण ये आपका है। तो कौन कौन सा, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूर संचार, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा आपका नहीं है, तो आपका कौन सा इसमें नहीं है, क्या दिख रहा है, क्या आपका ग्रामीण है, तो ग्रामीण आवास ये देखिए छठवां है। ग्रामीण स्वच्छता है, तो स्वच्छता तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा। पेयजल है, तो ये देखिए पानी तो आई है आपका। और अब यह क्या करा है, सड़क है, हाँ सड़क भी है, तो ये आपका कौन सा नहीं है, ये ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, स्वच्छता इसमें नहीं था। चलते हैं देखते हैं। ये करें, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुपात के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की। इस समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए इस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन था, आपके सुरेश तेंदुलकर। तेंदुलकर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। गठन कब किया गया था, गठन 2009 में किया गया था, याद रखिएगा कि कब, 2009 में किया गया था। अब देखिए इस समिति ने क्या रिपोर्ट अपनी दी, इस समिति ने रिपोर्ट दी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रिपोर्ट दी, तो कि जो प्रतिदिन का खर्च होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, लिख दीजिए प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन का खर्च, ये कहें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति आर ओ यारो 2013 में क्वेश्चन आया है, इससे पेपर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खर्च है वो कितना है, 27.20 रुपये, मतलब 27 रुपये तक इन्होंने कहा कि ग्रामीण लोग खर्च करते हैं। शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन कितना, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र वाले प्रतिदिन 33 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रतिदिन 27.2 और 33.33 मतलब रुपए खर्च करते हैं शहरी क्षेत्र वाले। अब देखिए पूरा महीने का कितना होगा, तो ये महीने का लगभग 816 रुपये होता है, ये महीने का 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मासिक वाला, मासिक ये है, मंथली। ठीक है, तो ये आपके कहें 816, ये भी पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि इन्होंने जो आप दिया था ग्रामीण खर्च का, ये ग्रामीण है, ग्रामीण का प्रतिदिन का खर्च, वो प्रति महीने का खर्च 816 रुपये है, और शहरी का 1000 रुपये। ठीक है, ये महीने। अब एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि इतना रुपये आपको, ये आपको जो आपका सचिन वो सुरेश तेंदुलकर समिति थी इन्होंने दिया था। और दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, कई और समितियां थी जो इसमें दी थी। ठीक है, ये गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवनापन, तो कौन सी और समिति थी, एक रंग राजन समिति थी, याद रखिएगा रंग राजन समिति, लिख देता हूँ रंग राजन समिति, रंग राजन समिति। ये कब फॉर्म हुई थी, तो ये 2014 में फॉर्म हुई थी। एक लकड़ वाला, ये भी इसी से, जैसे ये सुरेश तेंदुलकर समिति है, ऐसे ये भी वही है, लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति। तो ये कब फॉर्म हुई थी, 1993 में फॉर्म हुई थी। एक होता है अलग समिति, अलग है,
अलग समिति, ये कब फॉर्म हुई थी? 1979 में फॉर्म हुई थी। अलग समिति 1979 में फॉर्म हुई थी। इतना चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो बताइए किस समिति की मतलब संतुष्टियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का किया जाता है? तो अभी हम बताएं लकड़वारा समिति। ठीक है, तो संतुष्टियों के आधार पर क्या कह रहे हैं? संतुष्टियों, समिति की संतुष्टियों के। आप देखिए लकड़वाला समिति क्या थी? ये वाला समिति किस पर था? बेस था। ये इस पर बेस थी कि कितना मंथली स्पेंडिंग हो रहा है, चाहे फूड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब कितना खर्च हो रहा है। और ये क्या था जो आपका कर रहा है? ये लकड़ वाला समिति, ये क्या है आप, ये उपभोक्ता सूचकांक पर बेस था। किसकी? उस उपभोक्ता सूचकांक पर। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे थे? ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिया गया था इसमें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मूल्य सूचकांक लिया गया था। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये कृषि वाले जो श्रमिक होंगे उनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिया था, और शहरी क्षेत्रों में जो औद्योगिक श्रमिक होंगे उनका मूल्य सूचकांक आधार बनाया गया था लकड़वाला समिति में। ये कब आया था? 1993 में आया था। ठीक है, 1993 में ये लकड़वाला समिति आई थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो सबको पता होना चाहिए किस समिति ने किस आधार पर किया। तो पोषक तत्वों की अवधारणा पर किसने? अलग समिति ने। याद रखिएगा अलग समिति में ये उपभोक्ता मतलब सूचकांक पर ये काम करता था। ये तेंदुलकर समिति क्या था? ये खर्च पर काम करता था, कितना खर्च हो रहा है आपके रियल लाइफ में डेली या मंथली। ठीक है, तो ये अलग समिति किसमें? अलग जब आ जाए तो कैलोरी याद रखिएगा। कैलोरी, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है दिन प्रतिदिन या महीने में या प्रतिदिन, ये प्रतिदिन पर बेस था। ठीक है, ये पूरी प्रतिदिन पर कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, इस पर बेस कमेटी थी, अलग कमेटी। अब देखिए तो कैलोरी पे बेस थी। अब देखिए कितना ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में कितनी कैलोरी मिलती? तो 2435 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। शहरी क्षेत्रों में कितने बताएं? शहरी क्षेत्रों में 2095 कैलोरी। इतनी आवश्यकता अगर है तो सही है। ठीक है, गरीबी रेखा का ये बताया कि एक दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में 2435 और शहरी क्षेत्रों में 2095 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये कब आया अलग समिति? तो 1979 में आया। याद रखिएगा 1979 में अलग समिति आई। ठीक है, लकड़वाला समिति कब आई? 1993 में। 1993 में लकड़वाला समिति आई। ठीक है, तेंदुलकर समिति आई कब? ये 2009 में। ठीक है, 2009 में। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है जो गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं? तो भारत में कौन सी किया जा रहा है? तो भारत देखिए, एक होता है जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, वो मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी होता है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सूचकांक, तो वो वाला अलग है। ये भारत में कौन सा गया है? सिर गणना, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय। तो अभी तक यही सब तो किए थे, पारिवारिक उपभोग व्यय तेंदुलकर समिति ने, कैलोरी अलग समिति ने। ठीक है, तो ये सब कौन से थे? ये। और आपके ये चौथा है प्रति व्यक्ति आय, ये नहीं है। तो 1 2 3, 1 2 3 इसमें आपका सही है। ठीक है, तो इसका लगाए थे ना, हाँ अलग समिति लगाए थे, तो ये आपका 1 2 3 सही है, चौथा नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। पॉवर्टी अब इंडिया कैसे डिफाइन कर किया जाता है? तो ये टर्म के आधार पर। तो ये कैसे भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है? तो कैसे? कैलोरी अंतर्ग्रहण के हस। ठीक है, कैलोरी अंतर्ग्रहण के। तो याद रखिएगा कैलोरी इनटेक, कितनी कैलोरी ले रहे हैं।
तो ये अभी तो कैलोरी वाला कौन बताया था, अलग समिति ने बताया था। ठीक है, कैलोरी वाला अलग समिति ने 1979 में। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक होता है आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये कब आया था, कैसे, ये अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पर देखा जाए तो यही माना जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो ये क्या होता है, देख थोड़ा सा हम देख लेते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 लोग डेवलप किए थे। कौन, ऑक्सफोर्ड गरीबी, ऑक्सफोर्ड गरीबी। ठीक है, और एक कौन थे, मानव विकास पहल, मानव विकास पहल ये थे। और कौन थे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये सब तीनों थे। 2010 में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही दिया जाता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तीनों ऑक्सफोर्ड गरीबी, मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2010, इस सब पे ये बेस है जो पूरा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है। यहाँ देखते हैं, भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। भारत में जो निर्धनता का आकलन किया जाता है किसके आधार पर किया जाता है, तो किसके आधार पर निर्धनता, पॉवर्टी लेवल इंडेक्स स्टेबलाइज ऑन द बेसिस ऑफ, किसके किया जाता है, तो किस पर किया जाता है, परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर। ठीक है, परिवार के उपभोग और व्यय, ठीक है, कितना उपभोग कर रहे हैं, कितना व्यय कर रहे हैं। ठीक है, इसी आधार पर किया जाता है। देखिए, यही क्वेश्चन घुमा के कितना बार यहाँ भी पूछा है यही, और यही भी कैलोरी अंतर्ग्रहण कितना उपभोग, मतलब कैलोरी अंतर्ग्रहण मतलब उपभोग तो ही हुआ। यहाँ भी पूछा है कितनी बार, और कहाँ पे पूछा है, यहाँ पर देखिए उपभोग व्यय पर कैलोरी ग्रहण सिर गणना, ये देखिए यहाँ भी यही पूछा है। प्रति व्यक्ति आय मत लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो प्रति व्यक्ति आय हर जगह दिया रहेगा। ठीक है, उसको मत देखिए, आय यहाँ भी दिया गया है, लेकिन कैलोरी अंतर्ग्रहण पूछ लिया देगा, या परिवार को उपभोग व्यय के आधार पर, तो यही लगाइएगा ना। अब यहाँ देखिए, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित समिति। अब देखिए, सब कुछ तो हो गया, तो मतलब सरकार ने सोचा कि आपके नगर क्षेत्र में बिलो पॉवर्टी लेवल के कितने परिवार की पहचान करना है, कैसे किया जाएगा, ये कौन सी समिति गठित की। तो याद रखिएगा, ये आपका 12वें पंचवर्षीय योजना में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित किया गया। उस समिति का नाम है हाशिम समिति। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे, ये बताइए जो नगर के क्षेत्र है उसमें अगर बीपीएल परिवार को मतलब पहचान करना है, तो उसके लिए एक समिति गठित की गई थी। कब गठित की गई थी, तो ये मतलब किस पंचवर्षीय योजना में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में गठित की थी। अपनी रिपोर्ट इसने कब दी थी, 2012 में अपनी रिपोर्ट इसने दे दी थी। कौन सी समिति गठित की गई थी, हाशिम समिति गठित की गई थी, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो पहले कौन करता था, योजना आयोग करता था, लेकिन अब नीति आयोग ये किस पर करता है, यही आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर ये भी करता है। ठीक है, अब नीति आयोग आपका गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। निम्नलिखित वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का परम गरीबी की परिभाषा, परम गरीबी क्या होता है, परम गरीबी क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, टर्म में पूछ ले जाता है। एब्सोल्यूट कब अंकित किया गया था, 1995 में यह अंकित किया गया था, मतलब एडॉप्ट किया गया था एब्सोल्यूट गरीबी को के टर्म को, यूएनओ को द्वारा। ठीक है, अब पूछा जाएगा, आप पूछेंगे ये एब्सोल्यूट गरीबी होता क्या है, जिसमें आपका मनुष्य मूलभूत आवश्यकताओं को ही ना पूरा कर पाए, जैसे भोजन, भोजन को ही एक टाइम का भोजन ही नहीं पा रहा है, या 2 टाइम का भोजन नहीं पा रहा है। सुरक्षित पेयजल, पेयजल तो होता है लेकिन सुरक्षित पेयजल कहाँ होता है, तो सुरक्षित पेयजल, तो सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो ये मूलभूत आवश्यकता होती है एक मनुष्य की ना। जब इसको ही कंप्लीट ना कर पाए तो वही होता है परम गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यूएनओ को द्वारा 1995 में लाया गया था। याद रखिएगा, एब्सोल्यूट गरीबी पूछ लेता है, मतलब पॉवर्टी पूछ लेगा तो
कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 1995 में अडॉप्ट किया गया। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? तो किसको नहीं समझा जाता? इट लिटरेसी, निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, परिवहन के साधनों की कम संख्या। तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। परिवहन के साधनों की कम संख्या तो मतलब इससे कोई नहीं, मतलब किसी कोई अमीर है उसको कह रहे हैं नहीं हम ये सब नहीं चलाएंगे, मतलब ये हम खुद पैदल ही जाएंगे एक्सरसाइज करते, ठीक है, तो ये नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कोई अमीर हो जाए तो ये नहीं कि उसके पास 50 कार हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ करा शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों से होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम है। तो आपका दूसरा तो सही ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा तो आपका सही ही है, और कह रहे हैं पहला क्या है? पहला देखिए, कह रहे हैं ग्रामीण शहरी गरीब की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि शहरी जो गरीबी है, मान लीजिए शहर है, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रामीण लोग, ग्रामीण है आबादी है, ये रोजगार के तलाश में इस शहर में आते हैं। तो क्या हुआ, जब रोजगार की तलाश में इस शहर में आएंगे तो ऐसा है नहीं कि वो रोजगार की तलाश में आएंगे तो वो अमीर बन जाएंगे, गरीबी तो रहेंगे, पहले तो गरीबी रहेंगे, हाँ बाद में उनकी इससे सुधरे अलग बात है, लेकिन वो गरीबी की श्रेणी में आएंगे। जो जो लोग यहाँ पे बिल्डिंग बड़े बड़े बना के अपार्टमेंट बनवा के रह रहे हैं उनकी तुलना में तो वो तो गरीबी रहेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये आएंगे कमाने, ठीक है, इस शहर में। तो वही कह रहे हैं शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ठीक है। तो इनकी जो यहाँ पर जो हैं पूरा गरीब, ये ग्रामीण क्षेत्रों से ही आए हैं, ये इसका यही कहने का मतलब। कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है? आर ओ मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका एकदम सही है, ठीक है। करें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, हाँ शिक्षा का स्तर वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न होता है, ऐसे कहने की बात नहीं। हमारा जो आपका सेंसेक्स हुआ है उसमें देखिए, उसमें दिखाया गया है प्रॉपर कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम होती है। तो आपका सही है, दोनों ही आपका सही है, लेकिन व्याख्या सही आपका नहीं कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी गरीब की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो इसका मतलब शिक्षा का स्तर इसमें नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सही है? ए बी दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित तो कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बताइए सबसे उपयुक्त कौन सी है? तो अभी हमने बताया मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, यही सबसे उपयुक्त है। ये देखिए कब आया था? ये 3 लोग मेजर करते हैं, यूएनडीपी, मानव विकास पहल, मानव विकास पहल, और आपका ऑक्सफोर्ड गरीबी, ऑक्सफोर्ड गरीबी, ठीक है। ये सब आपके इन मतलब इन सब के द्वारा विकसित किया गया था ये मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। किसके द्वारा? यूएनडीपी, मानव विकास पहल और ऑक्सफोर्ड गरीबी के द्वारा, इन सब के द्वारा विकसित किया गया था। अब ये पूछ सकते हैं ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस पर बेस होता है, ठीक है, किस पर बेस होता है ये बताइए। तो ये किस पर बेस होता है? स्वास्थ्य पर होता है बेस, ठीक है, शिक्षा पर होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, जीवन स्तर पर होता है, जीवन स्तर पर। तो ये आपको रट लेना चाहिए कि आपका मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स किस पर बेस होता है? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, जीवन स्तर पर, ये तीनों आपको रटा होना चाहिए। ये तीनों किस पर बेस होते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर पर। तो इतना आपको याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये डी वाला। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता किस निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सी है? तो उसमें कौन सी श्रेणी है बताइए। तो देखिए उसमें कौन सी श्रेणी है आपका? ए और बी दोनों है, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। देखिए पहले आपका सिर्फ वो यही था, क्या था? आय निर्धनता, आय निर्धनता पर ही बेस था। तो याद रखिएगा आय निर्धनता जो है पहली बार आपका पहले आय निर्धनता ही दिया जाता था, लेकिन 1997 से यूएनडीपी ने
क्या आय निर्धनता से पृथक एक मानव निर्धनता सूचकांक भी प्रस्तुत किया। तो अब क्या दिया जाता है, आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों 1997 से यूएनडीपी ने आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों दिया। ठीक है, तो दो बोथ होगा। पीसीएस 2022 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहले अगर पूछा जाए सिर्फ शुरू शुरू में सिर्फ आय निर्धनता, लेकिन 1997 से मानव निर्धनता भी इसी आय निर्धनता से ही पृथक किया गया है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो अभी हमने बताया है क्या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो अभी उसमें क्या होता है, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है, याद रखिएगा तीनों होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो इसमें कौन सा आपका होगा, एक दो तीन, तीनों है कहीं, हाँ एक दो तीनों सही होगा। देखिए 2019 में क्वेश्चन आया है ये। यहाँ देखिए निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोधार्थी कौन थे, तो ये बताइए ये शोध शोधार्थी कौन थे। तो ये तो फैक्ट है, याद रखिएगा, चार्ल्स बूथ। तो चार्ल्स बूथ थे ये। पीसीएस 2022 में क्वेश्चन आया। देखिए ये सब टफ क्वेश्चन ये कहेंगे, ठीक है, टफ क्वेश्चन पीसीएस 2022 में। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था, ये 2020 में आया था। देखिए गरीबी का संस्कृत का विचार प्रस्तुत किया था। तो कल्चरल पॉवर्टी वाज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था, ऑस्कर लुइस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, ऑस्कर लुइस के द्वारा दिया गया था गरीबी की संस्कृति का विचार। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया, बताइए। कह रहे हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स किस वर्ष विकसित किया गया। तो ये कब किया गया, देखिए पहले क्या था, पहले आपका मानवीय गरीबी सूचकांक था, ये 2010 की बात है, 4 की बात है, क्योंकि 2010 में आपका ये आपका तीनों मिल के दिए आपका ना, ये ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। लेकिन उससे पहले कौन था, मानवीय गरीबी सूचकांक था, वो कब आया था, 1997 में। इसके बाद यही आपका 2010 में कन्वर्ट हुआ आपका क्या, इसका स्थान बहुआयामी सूचकांक ने लिया, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स ने ले लिया इसको। इसमें क्या था, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को नाप देखा जाता है। ठीक है, जीवन स्तर को देखा जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये तीनों तो याद ही रखिएगा एकदम, चाहे जैसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब देखिए निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, नक्श से। ठीक है, इनकी इनकी पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री। क्या, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, इनकी पुस्तक कौन सी है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री। इसी बुक में इन्होंने निर्धनता का, गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत किया था। तो प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री इसी बुक में, इनकी बुक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, भारत का इथोपिया किसको कहा जाता है, जो सबसे अधिक, देखिए कितने अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य को, तो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। किस राज्य को, मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर जो मृत्यु दर है, ये शिशु मृत्यु दर ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के विशेष रूप से रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस इस वर्ष की शुरुआत में की गई, बताइए ये कब, तो किस वर्ष की शुरुआत में की गई टीपीडीएस, तो 1997 की शुरुआत में की गई। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य रूप से संबंधित है, प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होता है किससे संबंधित होता है, तो आपको पता होगा ये कृषि क्षेत्र में ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से, तो दोनों ही आ जाता है उसमें, ग्रामीण क्षेत्र में तो कृषि क्षेत्र में, तो एक और दो। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या क्या होता है, तो बिना काम के लगे रहना। मान लीजिए एक खेत है, ये आपका खेत है, इसमें आपका गन्ना बैठाना है, तो गन्ना बैठाने के लिए कितने लोग, 50 लोग इसी में लगे हैं। एक मतलब एक ऐसे मेड़ी बनाया जाता है ना इसमें, इसी पे, तो इसमें क्या होता है,
इतने इतने दूर पे ऐसे गन्ना रखा जाता है। तो इसमें सिर्फ 5 से 6 लोग का काम है, लेकिन आधा गांव आपका गन्ना बैठाने आता है। ठीक है, तो क्यों आता है? क्योंकि अगर उसको कोई रोजगार मिलता तो गन्ना बैठाने थोड़ी आता। कहते हैं चलिए गन्ना बैठा देते हैं, तो गन्ना क्या होता है, पूरा गांव ही मिल के बैठाता है उस गन्ने को। ठीक है, तो ये होता है परछन्न बेरोजगारी, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं तो सोचते हैं कुछ ना कुछ करें। अगर वो नहीं भी बैठाते तभी गन्ना हो बैठा ही जाता। ठीक है, तो मतलब अधिक जितना काम होना नहीं चाहिए, जितने लोग नहीं चाहिए उससे ज़्यादा है, वही प्रचंड बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये आपका 1 और 2 सही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें उत्पादकता क्या होता है, शून्य लिया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? उत्पादकता शून्य। हम अभी बताए थे कि उत्पादकता, देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये आया है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। तो मार्जिनल ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? ये श्रम की सीमांत उपभोक्ता शून्य होती है। इतने लोग हैं, अगर उतने लोग आपका किसी और काम में 50 लोग गन्ना बिठा रहे हैं, 50 लोग में 40 लोग किसी और काम में ले, तो कुछ देश का कितना विकास हो जाता है। ठीक है, उसमें ये नहीं कह रहा हूँ गन्ना मत बैठाइए, क्योंकि उसमें 10 ही लोग का काम है, पर 40 लोग तो फालतू वहाँ पे गन्ना बिठा रहे हैं। छिपी बेरोजगारी क्या है? डिस्गस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? तो ये क्या होता है? किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अत्यधिक व्यक्तियों को लगे रहना, यही होता है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है उसी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, चाहे प्रच्छन्न करे चाहे छिपी कहे, बात एक ही है। तो किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति लगे रहे, ठीक है, वही आपका होता है डिस्गस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। वही गन्ना वाला आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी आ जाए तो गन्ना वाला एग्जाम्पल समझ जाइएगा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, मतलब जब जहाँ पर हम लगभग वर्ष का अधिकांश मतलब क्या होता है कि लगभग 50% डे में, मतलब 365 दिन होता है ना, मतलब नॉर्मली 365 दिन होता है। तो 365 दिन में लगभग 50%, लगभग कितना 183 हो जाता है। इस दिन इतना समय बेरोजगार ही आप बैठे रहिए। ठीक है, तो वो कौन सी बेरोजगारी होती है? वो बेरोजगारी होती है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लगभग वो बेरोजगार, ऐसे नहीं कहते, लगभग वो बेरोजगार ही दिन में रहता है। तो मतलब अगर वो 183 दिन आपको देख लिया कि आप बेरोजगार बैठे हैं, तो वो आपको क्या कहेगा? अजुअल यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कहने करने करने की श्रेणी में ला देगा आपको। ठीक है, प्लीज़, अभी तक हमने कहा नहीं, अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। आपका इसके बाद पीसीएस का आएगा, आईएएस का आएगा, सब कुछ करवाया जाएगा बेस्ट डिटेल में। यहाँ तो हम थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं, नहीं तो मैं इतना जल्दी करवाने वाला नहीं, मैं तो बहुत स्लो चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, विकास की ऊंची दर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाती है। करें विकास की ऊंची दर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाती है। दूसरा करें यह तब ही होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो इसमें कौन सा सही है? दोनों सही है। अभी क्या प्रेजेंट टाइम में इंडिया में चल रहा है, विकास की दर ऊंची है ना, देखिए 7% से ऊपर, 6% के ऊपर जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचे विकास दर हमारी ही है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही। कैसी बेरोजगारी बढ़ रही? शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। देख रहे हैं सभी लोग क्या क्या बीटेक एमटेक और बड़े बड़े एमबीए करके सब लोग ये बैठे हैं। सबको कैसी कैसी जॉब मिल रही है? 10,000, 5,000, ये 15,000, 20,000 की जॉब मिल रही है। कैसी? इन सबको कितना मिलना चाहिए? इन सबको 50,000 के ऊपर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 50,000 के ऊपर की जॉब इन सब के लेवल की होती है, और कौन सब कर रहे हैं? सब सब 10,000, 20,000 की जॉब करने पर मजबूर हैं। तो वही है, विकास ऊंचा हो रहा है लेकिन बेरोजगारी क्या हो रही है? बढ़ ही रही है। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। यह तब होता है जब बेरोजगारी शिक्षा कमी होती है। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा की, क्यों? व्यावसायिक शिक्षा मतलब क्या कि आपका ये जैसे चाइना वाइना में व्यावसायिक एक शिक्षा चलता है, तो वहाँ पे बेरोजगारी का पता नहीं चलता, क्योंकि लोग अपना खुद ही का वो व्यवसाय या किसी कंपनी ये वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा मतलब कि उनका खुद का कुछ होता है। ये सब शिक्षा हमारे यहाँ पूरे इंडिया में ही कम है, व्यावसायिक शिक्षा। अब तो धीरे धीरे आ रहा है, तो ये तभी होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। जापान में व्यावसायिक शिक्षा, चाइना में व्यावसायिक शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर बेरोजगारी मतलब लोग उतना वही नहीं लेते कि वहाँ बेरोजगारी बढ़ा है। तो ये आपका ये वाला सही है।
सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया। तो बताइए बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए क्या गठित किया। तो याद रखिएगा इसमें क्या किया, IRDA, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कब गठित किया गया, 19 अप्रैल 2000 को ये गठित किया गया। तो जो बीमा आपके इंडस्ट्री है इस सब को रेगुलेट करने का काम सिर्फ किसका होता है, इसी का होता है, इंश्योरेंस नियामक विकास प्राधिकरण, IRDA। ठीक है, इसी का काम होता है। अब देखिए ये भी पूछ सकता है ये किसकी सिफारिश पर गठित किया गया। तो किसकी सिफारिश पर, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। मल्होत्रा, ये देखिए मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर यह गठित किया गया। अब देखिए ये भी पूछ सकता है इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, IRDA के चेयरमैन प्रेजेंट में देवाशीष पांडे। तो देवाशीष पांडा इस समिति के अभी चेयरमैन है। प्रेजेंट फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ये भी पूछ सकता है, फर्स्ट कौन थे। तो एन रंगाचारी पहले थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये आपका सही है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं लागू होता। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहाँ पर नहीं लागू होता है, तो कहाँ पर, जीवन बीमा पर नहीं लागू होता। तो आप सोचेंगे सर वो तो होता है, मतलब जैसे वो जो आपका मोटर कार होता है इस पर क्षतिपूर्ति का, आप जैसे आपके जीवन बीमा आप मान लीजिए मर गए तो उसमें कौन सी क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। ठीक है, तो समुद्री बीमा पर होता, अग्नि बीमा पर होता, उपयुक्त सभी, ये तो गलत ही है। तो इस पर भी होता है, इस पर होता है, लेकिन जीवन बीमा पर नहीं होता है। जो एक बीमा होता है वैसे कार मोटरसाइकिल ये सबका उस पर तो होता है, लेकिन जीवन मतलब आपके पूरे शरीर का पूरे लाइफ का जीवन बीमा उस पर क्षतिपूर्ति लागू नहीं होता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पर क्षतिपूर्ति लागू नहीं होता। 2009 में क्वेश्चन आया है। ये देखिए एस्चुरीज शब्द संबंधित है। एस्चुरीज शब्द किससे संबंधित है, ये भी आपका अच्छा है। ठीक है, तो एस्चुरीज शब्द किससे संबंधित, तो ये होता है जो बीमा आपका कंपनी होती है उससे जो आपके बीमा कवर किए जाते हैं उससे होने वाले जोखिम का निर्धारण करने के लिए एस्चुरीज शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब यही समझ लीजिए बीमा में जो आपको बताया जाता है कि ये जोखिम आएगा तो ये से बीमा मिलेगा, वही एस्चुरीज होता है। एस्चुरीज शब्द बीमा से संबंधित है, बैंकिंग से नहीं, बीमा से संबंधित है। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, कैसी प्रदान करती है। तो आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा कैसी योजना प्रदान करती है। तो याद रखिएगा गरीबी रेखा के नीचे समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। ठीक है, आम आदमी बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आश्रय बीमा का उद्देश्य क्या है। तो आश्रय बीमा कब आया, पहले ये देख लीजिए। आश्रय बीमा 2010 में शुरू किया गया, 2010 में शुरू किया गया। इसका काम क्या है आश्रय बीमा का, इनका काम है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, यही इनका काम है आश्रय बीमा का। ठीक है, तो ये आपका 2010 में शुरू किया गया। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित होते हैं। तो सामान्य वित्तीय विधायन में मतलब कर रहे हैं फाइनेंशियल लिगेशन इंक्लूड, कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कौन कौन से चरण, बजट प्रस्तुत करने में 6 चरण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सामान्य वित्तीय विधायन में। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका बजट का प्रस्तुतिकरण, पहला बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, दूसरा होता है उस पर बहस होती है, आम बहस होती है। तो पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पर आम बहस होती है, फिर क्या होता है विभागीय समितियों की जांच होती है। जैसे ढेर सारी समितियाँ नहीं बनी रहती है तो विभागीय समितियों की जांच होती है। तीसरा चौथा क्या होता है, अनुदान की मांग पर मतदान होता है। किस पर, अनुदान की मांग पर मतदान होता है। पांचवा क्या होता है, विनियोग विधेयक, तो विनियोग विधेयक पारित ही होता है। छठवां वित्त विधेयक को पारित होना था, तो वित्त विधेयक को पारित। इसमें कौन कौन सा आपका सही है, तो आपका एक होता बजट का प्रस्तुतिकरण, ये आपका सही है। इसके बाद कौन, बजट पर चर्चा होगी, ये भी सही है। ये विनियोग विधेयक को पारित होना, ये भी सही है। लेखा अनुदान आपका नहीं है, अभी हमने बताया लेता वित्त विधेयक को पारित होना लास्ट में ये होता है, तो पांचवा यही है। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो ये USA में शून्य आधारित बजट लागू किया गया था सर्वप्रथम।
संघ सरकार ने राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है? तो राजस्व मद का सबसे महत्वपूर्ण मद मतलब कह रहे हैं बिगेस्ट आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट, यूनियन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन कौन है? ब्याज अदायगी। ठीक है, संपूर्ण राजस्व का 20% इसी में होता है, ठीक जाता है। ठीक है, तो ब्याज अदायगी अभी 23 में आया तो उसका तो यही था, अब चेंज हो जाए कोई भी बात नहीं, लेकिन अभी तो वही था। राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजकोषीय फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 2003 में पारित किया गया। और कब से? 5 जुलाई 2004 से ये प्रभावी हुआ। 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हुआ। ये पारित कब किया गया? तो ये 2003 में पारित किया गया। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो 2003 में वही आया उसी को मुख्य उद्देश्य भी पूछ रहे हैं क्या था। तो राजकोषीय घाटे को कम करना तथा एक निश्चित सीमा में रखना। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी से काउंसिल क्वेश्चन आ गया है। तो जीएसटी काउंसिल पहले ये देखिए कौन से संविधान संशोधन द्वारा 101वें संविधान संशोधन द्वारा किसके 101 संविधान के अनुच्छेद के 279A में जीएसटी परिषद का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, ये आपका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी किस तरह का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस तरह का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? मतलब जो आपका प्रत्यक्ष कर क्या होता है? सीधे व्यक्ति द्वारा वसूला जाता है। तो वो कौन सा है? तो आयकर ना, तो आप जितना कमाते हैं तो एक दिन आते आय इनकम टैक्स वाले आते हैं, भैया आप जितना कमाए हैं आपके बैंक डिटेल में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, आप दीजिए हमारे इतना पैसा और दे दीजिए। ठीक है, टैक्स के रूप में ऐसा होता है। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जैसे आप टूथपेस्ट खरीदने गए तो उसमें ऐसे ये नहीं कहता दुकान वाला इतना हमको इसका जीएसटी दीजिए, इतना आप टूथपेस्ट 20 रुपये का है तो 5 रुपये आप टैक्स दीजिए, ऐसा तो नहीं करता। उसी में तो सभी इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये आयकर होता है प्रत्यक्ष कर, सीधे लिया जाता है। प्रत्यक्ष कर में और कौन कौन से आते हैं? निगम कर आता है, निगम कर आता है, ब्याज कर आता है, ब्याज कर आता है, संपदा कर आता है, संपत्ति का जो होता है ना, संपदा कर आता है इसमें, उपहार कर आता है। ठीक है, गिफ्ट विफ्ट वाला। व्यय कर आता है, व्यय कर, ब्याज कर, व्यय कर, संपदा कर, उपहार कर, निगम कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर में आते हैं। भारत में आयकर के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो आयकर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ने वाला। 10% पर भी 10% भी लग सकता है, 20% भी, 30% भी, तो मतलब ये बढ़ता रहता है ना, किसी के कम लगता है किसी ज़्यादा। तो ये प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्स है। यह एक प्रत्यक्ष कर है, कह रहे हैं यह एक प्रत्यक्ष कर है। तो किसकी बात कर रहे हैं? आयकर ना, तो आयकर अभी हम बताएं आयकर प्रत्यक्ष कर होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा आपका सही है? 1 और 2 दोनों सही है। यह राज्य सरकारों द्वारा, देखिए राज्य सरकार द्वारा का ही आयकर जो होता है वो हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा ही एकत्र किया, मतलब टैक्स जो होता है इनकम टैक्स केंद्र सरकार ही आपको कलेक्ट करती है उसको। तो ये आपका दूसरा गलत है, 1 2 पहला और दूसरा सही है। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो बताइए। संपदा कर अभी हम बताए थे, संपदा कर कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये सब अप्रत्यक्ष है। संपदा कर क्या है आपका? प्रत्यक्ष कर। आर ओ पीरी 2014 में आया। तो वेल्थ टैक्स, ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। निगम कर, ब्याज कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर। ठीक है, तो ये सब आपके कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर में आते हैं। पूछे अभी अभी इस बार क्वेश्चन आ गया तो निगम कर कैसा कर है? ठीक है, तो निगम कर कैसा कर है आपका? निगम कर आपका कैसा कर है? आपका ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो ये कहाँ गया क्वेश्चन? यहाँ ये वेल्थ टैक्स आपका कौन सा है? ये प्रत्यक्ष कर है। किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की गई? कर राहत को खत्म करने की सिफारिश की गई
वो कौन सी समिति? तो केलकर समिति थी, ठीक है, केलकर समिति। भारतीय आयकर की प्रकृति क्या है? तो भारतीय आयकर की प्रकृति क्या है ये बताइए। तो अभी हम बताए हैं क्या है, प्रगतिशील है, प्रगतिशील है। एक अभी क्वेश्चन भी आया था ऊपर, ठीक है। तो देखिए 2017 में ये ऐसा पूछा, वहाँ कैसा पूछा था। तो ये प्रगतिशील है, वो तो प्रोग्रेसिव है, ठीक है। अब इसको एक थी और कह सकते, आयकर प्रगतिशील है, एक अधोगामी भी इसको कहा जा सकता है। अगर पूछे कोई या अधोगामी है तो हाँ डिग्रेसिव है, ठीक है, याद रखिए इसको क्या कहते हैं, डिग्रेसिव। नहीं तो आपका डिग्रेसिव भी कहते हैं, प्रगतिशील भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता? तो बताइए कौन सा? तो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? अगर कोई आपका 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, तो ये वस्तुओं की खरीदारी में कोई प्रभाव पड़ेगा? आपको अंबानी भी जाएंगे, उनको भी टूथपेस्ट 20 रुपये का मिलेगा, आप भी जाएंगे, आपको भी 20 रुपये का टूथपेस्ट मिलेगा। ये तो सरकार कहेगा नहीं कि अंबानी ज़्यादा कमा रहे हैं, अब टूथपेस्ट की दाम बढ़ा देंगे। तो टूथपेस्ट का दाम बढ़ा देंगे तो गरीब वाला क्या करेगा जो 5,000 कमा रहा है? तो ठीक है, तो ये इनकम टैक्स मूल्य वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। इनकम टैक्स अलग होता है। व्यापार कर, आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क, इस पर सब मूल्य वृद्धि हो सकता है, ठीक। आयात ज़्यादा मतलब ज़्यादा रुपए में आया तो ज़्यादा पैसे में बिकेगा, ये इनकम टैक्स से नहीं मेन मतलब है। निम्न करों में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है? कौन सा एक कर है? तो बताइए वो कौन सा है? कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर। जो कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर हैं वो संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये सही है। ये किस में बांटने की बात किस में गई है? 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में राज्य और ये केंद्र करों को वितरण बांटेंगे अपने आसपास आपस में। निम्न से कौन सरकार के चालू खातों में मुख्य आय के स्रोत हैं? बताइए चालू खातों में मुख्य आय के स्रोत हैं तो वो कौन से हैं? कारपोरेट टैक्स है, निगम कर जिसको बोला, ये प्रत्यक्ष कर होता है, ये है। और का राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय ये भी होता है, और उत्पाद शुल्क ये भी होता है। तो 1, 3, 5 है, ये देखिए यहीं पे है। सार्वजनिक प्रस्थानों से प्राप्त लाभ ये पूंजी खातों में रखा जाता है या चालू खातों में नहीं रखा जाता, ठीक है। यह पूंजी खातों में रखा जाता है, पूंजी खातों में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कोई छूट नहीं होता है? बताइए किस पर कोई छूट नहीं होता है? तो किस पर? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर कोई छूट नहीं होता है। चलते हैं, देखो फैक्ट है उसमें कुछ है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है। केलकर टास्क फोर्स आर रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार ऐसे रिपीट हो जाता है कि ये फोर्स, ये आपका समिति किससे है, ये कौन से है, तो ये कौन सा कब आया, ठीक है। तो ये सब, तो केलकर टास्क फोर्स समिति का संबंध किसने है? टैक्स से, करों से है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? बताइए अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये सभी मतलब आय समूहों पर समान नहीं लिया जाता है, इसीलिए ये रिग्रेसिव टैक्स मैकेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखिए जैसे आपका अडानी हुई है, अडानी पर आपका जो आय जो उनका होगा, ये मतलब मान लीजिए वो कितना 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, और एक गरीब है 1,000 रुपये कमाता है, 1,000 कमाता है और 1 करोड़ कमाते हैं। तो क्या होता है, ये इनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और ये गरीब को कम टैक्स। मान लीजिए टैक्स 1,000 पे, मान लीजिए मैं मानता हूँ, अगर मान लीजिए 5 लाख, अब मानेंगे, मान लीजिए इनको टैक्स देना है, इनको 5 लाख पर भी नहीं होता, 10 लाख मान देते हैं, ठीक है। तो 10 लाख, तो ये देखिए मान लीजिए ये 10 लाख कमाते हैं, ये 1 करोड़ कमाते हैं, तो आपको दोनों लोग को टैक्स देना होगा, लेकिन क्या होगा, एक को अपनी आय का बड़ा मतलब बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देना होगा, एक को अपनी आय का कम हिस्सा टैक्स के रूप में देना होगा, ठीक है।
इसीलिए कहा जाता है कि ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगाए जाते। तो ये सही है। इसीलिए इसको प्रतिगामी रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ठीक है, प्रतिगामी रिग्रेसिव टैक्स करते हैं, क्योंकि यह सभी समान लोगों पर समान लगा देंगे तो क्या गरीब भी उतना, मतलब जितना अमीर वो होगा उससे गरीब पर भी बर्डन पड़ जाएगा। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बीपी सिंह के द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि गैर राज्यों को अनुदान निम्नलिखित किसकी अनुशंसा पर तो ये सब खेल किसका होता है? फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंस कमीशन कैसी संस्था है ये पूछ लिया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। कैसी है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था। ये जो अब मैं सीरीज करवा रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, ये पूरा कर लीजिए, आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको, कुछ लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत बेकार लगता है, ठीक है, तो एक बार देख लेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, पेपर में। तो ये संवैधानिक संस्था है ये। और कह रहा है इसमें क्या होता है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 280 होता है इसका। ये प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यही आपका राज्य और केंद्रों को मतलब को करों का मतलब उनको देता है, उनको डिवाइड करता है कि आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। तो ये कौन सा है? वित्त। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो किसकी? फाइनेंस कमीशन की सिफारिश, वित्त आयोग की। ठीक है, वित्त आयोग। वित्त मंत्रालय मत लगाई दीजिएगा, नहीं तो हम वित्त मंत्रालय गोला करके चले आए बाहर, ठीक है, ये गलत है। वित्त फाइनेंस मंत्रालय। आर्टिकल 280 संवैधानिक निकाय है, 1951 में गठित हुआ है, इतना याद रहे। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य के राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए धन का आवंटन। ठीक है, तो यही है, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए धन का आवंटन। ये आपका सही है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अभी हम बताएं किस कब किया जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर किया जाता है। वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर किया जाता है। केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, कहाँ से कहाँ आर्टिकल तक ये पूछा है। देखिए 2014 में क्वेश्चन आया है। तो ये आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत विवेचना की गई है। 268 से 281 तक। केंद्र और राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र का प्रारंभ किया गया था। देखिए कितने लोगों से आया है। तो गाडगिल सूत्र पहली बार 1969 से 70 के बीच में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1969 से 70 के बीच में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे का प्रस्तुत किया जाता है जब बजट होता है, उसके बाद ही उसके पहले ही प्रस्तुत किया जाता है। तो आगामी बजट प्रस्तुत के पहले ही, तो बजट जब प्रस्तुत तो उसके जस्ट एक दिन पहले प्रस्तुत होता है। तो याद रखिएगा, बजट प्रस्तुत के पहले ही। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ये सब तो आपको पता ही होगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो कब प्रकाशित, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो किसके द्वारा? भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सी संस्था है जो कृषि जो आइटम्स हैं उन पर निर्यात के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इफ्को को। ठीक है, नेफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है और एमएमटीसी है। तो ये सब है, लेकिन इफ्को नहीं है। ये देखिए 2017 में मेंस में आर ओ 2017 में क्वेश्चन आया है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन, अभी हम आपका इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर, ये तो आपका आज मान लीजिए मेन इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया, 2 अलग है वो। तो वो आपको कह सकते हैं, वो तो आपका वो ज्योग्राफी में पूछा जाता है।
तो अभी जनसंख्या इसी में भाग में ले लिया जाता है, ज्योग्राफी में भी लिया जाता है। तो जनसंख्या जितना है पूरा करवाएंगे, और योजना तो प्लीज़ दोनों हम याद करवा देंगे आपको, जनसंख्या और योजना। मेरे साथ बने रहिएगा, तो पेपर के पहले आज ही कल में वो भी आ जाएगा, जनसंख्या योजना। फिर आपको इकोनॉमिक्स में लगभग 7 8 10 क्वेश्चन जितने भी आएंगे, आप तो 1 2 क्वेश्चन छोड़ के, मैं ये नहीं कहता सब क्वेश्चन कर लेंगे, सब क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है। तो 1 2 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो सभी क्वेश्चन आप कर देंगे। सिर्फ अब मैं जनसंख्या और आपका योजना, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 3 4 5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे वहाँ से, वो करवाने वाला हूँ और याद भी करवाने वाला हूँ। उसमें कई बार लिखूंगा, याद हो जाएगा आपको। वाह वो, अब इसमें देखिए, भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का कारण है। बताइए, भारतीय निर्यात का मंद प्रगति का कारण क्या है? ऊंचे मूल्य, विदेशी प्रतियोगिता, निम्न स्तर का मॉल। ठीक है, तो ये सभी है, पहले थे, अब हो सकता है ना हो, लेकिन पहले ये थे। ऊंचे मूल्य क्योंकि जैसे आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, इनको हमको कोई सामान भेजना हो तो इनको तो भेजते नहीं, मतलब मान लीजिए कोई, और यहाँ चाइना है, चाइना का सामान कितना सस्ता होता है आपको पता ही होगा। चाइना वाले यहाँ पर कम ज़्यादा अपना सामान बेच देंगे कि हम बेच देंगे? इनका सामान वैसे भी सस्ता होता है, ठीक है, हमारा हाई होता है, ठीक है। और विदेशी प्रतियोगिता, तो ये प्रतियोगिता विदेशी चाइना से ही है। निम्न स्तर का माल, तो ये कभी कभी हमारे यहाँ उतना अच्छी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, कभी कभी नहीं होता, तो लगा दीजिए सभी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? परंपरागत मतलब कि जो पहले से ही निर्यात किया जा रहा था, ठीक है, कौन सा है? जूट उत्पाद है, जूट हमारे यहाँ से काफ़ी, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो 80% जूट का एरिया बांग्लादेश में चला गया, हमारे यहाँ 20% सिर्फ बचा। लेकिन जो जूट की मिलें थी लगभग हमारे ही यहाँ आ गई, ठीक है। एंटी फ्रॉड व्यापार से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। एंटी फ्रॉड शब्द कैसे लिया गया, कैसे? मान लीजिए अपना ये प्यारा भारत है, तो मैं प्यारा भारत बना देता हूँ, ये आपका प्यारा भारत है, ये मान लीजिए प्यारा भारत। सही नहीं बना है तो अब मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका नेपाल है, ये आपका नेपाल है, ठीक है, तो ये नेपाल है, ये अपना प्यारा भारत है। तो ये प्यारा भारत है और ये आपका नेपाल है। अब क्या होगा, कोई चीज़ नेपाल को भेजना होगा, कोई चीज़ नेपाल को भेजना होगा, तो हम अमेरिका से मान लीजिए कोई चीज़ मंगा रहे हैं या यूरोप से कोई चीज़ मंगा रहे हैं और उसको नेपाल को भी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा मात्रा में मंगाएंगे, आयात उसको बहुत मात्रा में करेंगे, इसके बाद इसको किसको भेजेंगे? नेपाल को भेजेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, भारत विदेशों से वस्तुओं को आयात करके उन पड़ोसी देशों में भेजेगा जहाँ पर आपका समुद्री तट जिसके पास नहीं है। मतलब निर्यात तो हम आयात तो कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है वो, लेकिन वो सब हम आयात कर रहे हैं। जैसे आईफोन हम आयात, अब आईफोन अमेरिका से आयात किए तो आईफोन इंडिया में आया, इसके बाद आईफोन तो नेपाल में भी ज़रूरत होगी आईफोन की ना, तो हम नेपाल को ही आईफोन ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो वो होता है क्या? एंट्री पोर्ट होता है वो। तो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु, तो मतलब निर्यात के लिए क्या, आईफोन को हमको निर्यात करना है नेपाल को, उसके लिए हमको आयात करना पड़ेगा आईफोन को, ठीक है। तो ये आपका सी वाला सही है। गुड्स इंपोर्टेड फॉर द एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट व्यापार यही होता है, जिसके पास समुद्री सीमा नहीं होती है हम उसको कर देते हैं। तो एंट्री पोर्ट आपको अगर कोई पूछे कभी, ऐसे बता दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा मेरा कॉन्सेप्ट जो भी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए या शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बताइए एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो एग्जिम बैंक की स्थापना क्या हो, ये मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको आयात और निर्यात को मतलब प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, इसका यही काम होता है कि आयात निर्यात मतलब सहायता प्रदान, बस और कुछ नहीं है। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इसको बोला जाता है, ठीक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ये आपका 1 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 1982 में। शुद्ध निर्यात बराबर होता है नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, शुद्ध निर्यात क्या होता है, तो ये आपका जो मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये कोई
आप सामान इंपोर्ट कर रहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट आयात कर रहे हैं, तो आपका अगर एक्सपोर्ट में से जो निर्यात में से ये जो आयात कर रहे हैं आ रहा है इसको घटा देंगे, ठीक है, आयात को घटा देंगे, तो निर्यात में से निर्यात मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देंगे, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को जब घटा देंगे तो वही शुद्ध निर्यात होता है। ये देखिए RO 2017 में पूछा गया है, मतलब क्या आपको घटा एक्सपोर्ट मतलब, ठीक है, तो मतलब अगर हमको मान लीजिए क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या मान लीजिए हम वो एक्सपोर्ट करते हैं चीनी, तो चीनी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने इंडिया से, तो आयात क्या कर रहे हैं, आईफोन आयात कर रहे हैं, आईफोन आयात कर रहे हैं, तो चीनी में से आईफोन घटा दीजिए, ठीक है, यही होता है। तो ये आपका ये तो याद करवाने के लिए मैं बोल दिया वैसे, ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, निर्यात माइनस आयात, शुद्ध निर्यात। इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर क्या होता है, तो आयात कर क्या है, तो आयात कर क्या है, ये आपका व्यापार मात्रा को घटाता है, डिक्रीज द वॉल्यूम ट्रेड, ठीक है, आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है, तो जब इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगेगी तो व्यापार की मात्रा वैसे भी घटेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे आपका कोई आईफोन आ रहा उस पर ढेर सारा इंपोर्ट ड्यूटी लग गया तो महंगा हो जाएगा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी ना लगे, आईफोन आपका अगर 12 लेना हुआ या 15 लेना हुआ तो वो कितने में आ जाएगा, लगभग 1 लाख से अंदर ही आएगा, 80-90 हज़ार में ही आ जाएगा आईफोन 15। लेकिन क्या होता है उस पर क्या लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता है, वो 1 लाख के पार चला जाता है, तो ये डिक्रीज वॉल्यूम ट्रेड, व्यापार की मात्रा को घटाता है, ठीक है, तो व्यापार की मात्रा इसको घटेगी ही। RO 2017 में आया है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं लॉजिक कुछ नहीं है। वैसे भी देखिए कोई चीज़ अगर आप अपने घर पे मंगा रहे हैं उसका ज़्यादा तो कोई आपको आयात करेगा नहीं, आयात करेगा, क्योंकि आप उसका ज़्यादा पैसा ट्रेड करेंगे, उनका सामान बिकेगा नहीं, आप पूछेंगे तो उनका उससे क्या मतलब, तो ग्राहक को खरीदना है, आप ही ग्राहक है ना। तो आप अगर सोचेंगे 1 लाख के ऊपर मोबाइल है हम इसको नहीं खरीदेंगे, तो आप जाके ओप्पो खरीद लेंगे या उसका दूसरा अल्टरनेटिव होगा कुछ और कर लेंगे। पॉलिसी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन, अब ये वाला कुछ कर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब घोषित किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था भारत में, तो 2000 में, ठीक है, 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया था। अच्छा क्वेश्चन है, RO में भी पूछा है, 2000 में इसको इकोनॉमिक इंट्रोड्यूस किया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये पूछ सकता है ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये कब से प्रभावी हुआ, तो ये कब से प्रभावी हुआ, 2006 से, मतलब ये नीति तो घोषित कर दिया गया 2000 में, लेकिन प्रभावी कब से हुआ, 2006 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी कब से हुआ, तो कब से प्रभावी हुआ, 2006 से प्रभावी हुआ। का सेज पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य नहीं है, बताइए इसका उद्देश्य नहीं है, तो ये देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अच्छा स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप क्यों बनाएंगे कि लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो यह कह रहे हैं डिस्करेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिस्करेज थोड़ी करना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे कि विदेशी कंपनियां आएँ व्यापार लगाएं हर चीज़ लगाएं तब ये, तो डी वाला गलत है, ठीक है, ये आपका उद्देश्य नहीं है और सब सही है, सिंपल ही क्वेश्चन था। अब देखिए ये कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट EPZ वाज सेटअप इन 1965, ठीक है, तो पहला EPZ आपका कब सेटअप हुआ, 1965। दूसरा क्या कह रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEG, ठीक है, SEG पॉलिसी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड 2000 में, अभी हम पढ़े हैं, EPZ और SEG में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। EPZ होता है आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये 1965 में आया था, ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोसेसिंग जोन जो है ये 1965 में आया था, एकदम सही है। और ये तो अभी 2000 में आया था, इसको हम बता दें, तो EPZ और SEZ में मत कंफ्यूज होएगा, EPZ 1965 में आया था और SEZ 2000 में। बड़ोदरा इज ए फेमस फॉर पोटला सिल्क, पटोला सिल्क, सॉरी पटोला सिल्क बलोजा प्रसिद्ध है, तो पटोला सिल्क हाँ यही सही है। आपका यहाँ क्या है, पन्ना इन मध्य प्रदेश इज फेमस ऑफ गोल्ड माइंस, पन्ना गोल्ड माइंस के नहीं,
ये डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है। तो प्रदेश में पन्ना क्या है, डायमंड के लिए, सोन, ये आपका गलत है, चौथा आपका गलत है, चौथा यहाँ है, गलत कर दीजिए, यहाँ गलत कर दीजिए, एक दो और तीन, अब यहाँ भी सभी सही है, चौथा भी आ गया तो ये भी गलत कर दीजिए, ऐसे ही वहाँ करिए, ठीक है। पेपर ऐसे दीजिए, कहाँ पे कौन सा आपका सही नहीं है उसको गलत काट के उसको एलिमिनेट करिए। तुक्का उक्का मत लगाने के चक्कर में रहिएगा कि तुक्का लगा देंगे, ये सब जो सब लोग बताते हैं ये तुक्का ऐसे लगाइए वैसे लगाइए, ये सब के चक्कर में नहीं, कॉन्सेप्ट देखिए कौन सा सही है, ये सही है, ठीक है। तो एक दो तीन, तो आपका कौन सा सही है, एक दो तीन आपका सही है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई। भारत बताइए, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई तो किस लिए की गई। तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र मतलब फ्री ट्रेड जोन की स्थापना किस लिए की गई, तो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, ठीक है। किसके लिए, निर्यात उद्योग के समर्थन के लिए, फ्री ट्रेड जोन्स के लिए की गई, ठीक है। तुक्का उक्का के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ आज तुक्का लगा लेते हैं, पास हो जाते हैं, इसके बाद जब आपको मेंस में लिखने का आएगा, एस्से आएगा, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर कौन तुक्का लगाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे सब चीज़ों से दूर रहिए कि तुक्का कैसे लगाएं, ये सब कैसे लगाएं, ठीक है। सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट पर उतना फोकस करिए, आप अपने कॉन्सेप्ट पर मेहनत करिए, ठीक है। तुक्का लगाने से कोई अधिकारी नहीं बनाएगा, ठीक है। तुक्का लगाने से कोई, आप कुछ छोटे मोटे एग्जाम लगा सकते हैं लेकिन अधिकारी नहीं बन सकते। आई सुपर 301 इज एसोसिएटेड विथ, बताइए। अब ये क्वेश्चन अगर 301 आ गया तो क्या करेंगे इसमें, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, यह अमेरिकी की एक कानून है, अमेरिकी धारा का एक कानून है, जो अपने, जो अमेरिका क्या करता है, जो अब आयात आता है उस पर उच्च शुल्क लगा देता है, इंपोर्ट ड्यूटी इतना हाई कर देता है कि क्या बताएं। तो जब इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगेगी तो क्या होगा, व्यापार में बैरियर का काम करेगा कि नहीं, तो वही है बैरियर इन फ्री ट्रेड, ठीक है। मुक्त व्यापार में अवरोध का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ए सुपर 301, सुपर 301 क्या है, तो वही अभी जो ऊपर बताए हैं सुपर 301 वही है। क्या है, यह अमेरिकी व्यापार कानून का वह धारा है जो अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देखता है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये देखिए 2004 में यूपी पीसीएस मेंस में आया है, और ये कहाँ आया है, 93 में आया, दोनों बार वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करता है अमेरिका, अब वो ज़्यादा उस सीमा लगा देता है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कर देता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया, भारत का प्रथम निर्यातक उद्योगीकरण क्षेत्र ईपीजेड का सृजन हुआ। ईपीजेड का सृजन कब हुआ था, तो ये ईपीजेड का सृजन कांडला में हुआ था, कब हुआ था, 1965 में पहली बार हुआ था। फर्स्ट स्पोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन प्राइवेट सेक्टर स्टेबलाइज इन, फर्स्ट स्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कब स्थापित हुआ था, कहाँ पर स्थापित किया, सूरत में स्थापित किया गया था, फैक्ट है, याद रख लीजिए। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया, प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन क्या कब किया गया, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कब किया गया इसका गठन। तो कब किया गया, 2003 में, किसके समिति की सिफारिश पर, विजय राघवन समिति की सिफारिश पर, विजय राघवन राघवन की समिति की सिफारिश पर 2003 में इसका गठन किया गया, विजय राघवन की समिति की सिफारिश पर। ये कब आया, मतलब अधिनियम कब, कौन सा अधिनियम कहलाएगा, तो ये अधिनियम 2002 कल कहलाएगा, अक्टूबर 2003 को यह मतलब आया, गठन किया, अधिनियम 2002 कहलाएगा, ठीक है, 2002 का अधिनियम कहलाएगा, ये कंपटीशन कमीशन मतलब ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए किसके स्थान पर आया, ये भी आपको पूछ सकता है, किसके स्थान पर आया, तो ये किसके स्थान पर, तो इसके MRTP इसके स्थान पे है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसका फुल फॉर्म होता है फिर से पढ़ दे रहा हूँ, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसका फुल फॉर्म होता है, इसी के स्थान पर विजय राघवन समिति की। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, याद रखिए इसमें 6 सदस्य होते हैं। ये कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है, अर्ध न्याय निकाय है, ठीक है। किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा
किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 का, अभी हमने कहा है वो 2002 का अधिनियम था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 14 अक्टूबर 2003 से यह है। तो ये आपको दो किस अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो किसने किया था? अभी हम कहें विजय राघवन समिति ने, तो विजय राघवन समिति ने, इन्होंने ही दिया था। कंपटीशन, ये याद रखिएगा कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिए हुज कमेटी प्रेजेंट एड कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, तो विजय राघवन समिति। फेमा के बारे में बताइए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया फाइनली इन द ईयर, किस ईयर में ये इंट्रोड्यूस किया गया आपका पहली बार? तो पहली बार ये है। अब देखिए इसके बारे में कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इतिहास क्या, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक फेरा आया था, FERA, फेरा आया था। इसको क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन लिख देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये आया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था। कब आया था फेरा? 1900, सॉरी ये नहीं, तो आप इसको ये 1973 में आया था फेरा। ठीक है, तो इसके बाद आपका फेरा के बाद फेमा आया, FEMA। फेमा कब आया? ये आया 1999 में। याद रखिएगा 1999 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता? कहीं तो फुल फॉर्म भी कई कई पेपर में पूछ लिया गया है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ रेगुलेशन आ जाएगा, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका मैनेजमेंट और रेगुलेशन में अंतर है। ये फेमा 99 में आया, फेरा 73 में आया, तो फिर इसी के फेमा कन्वर्ट करके फेमा में बना दिया गया। तो ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें हो जाएगा? फेमा विदेशी मुद्रा अधिनियम अंतिम रूप से लागू कब किया गया? ये पूछ रहे हैं अंतिम रूप से लागू। आया तो 1999 में, लेकिन लागू 2002 में अंतिम रूप से किया गया। कब? 2002 में अंतिम रूप से लागू किया गया। क्या? फेमा। ठीक है, फेमा 2002 में अंतिम रूप से लागू किया गया, पारित किया हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित वैधानिक प्रावधानों को पारित होने के कार्यक्रम, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको करना है। तो अभी हमने क्या किया? कंपटीशन एक्ट, ये कब आया? कंपटीशन एक्ट 2000 में, पहले हमने इसको पढ़ा 2002 में आया। अब इसमें क्या कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये कब आया? 1973 में आया। MRTP हम कहीं पढ़े थे, यहाँ देखिए अभी यहीं पीछे ही पढ़े थे। MRTP, तो MRTP ये प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। तो विजय राघवन किसके उप आया? तो इसी MRTP पहले था। अब इसके बाद क्या हो गया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके बेस में तो ये MRTP आया कब था? 1965 में आया था। MRTP आया था 19, और कहीं क्वेश्चन था क्या? देखते हैं। हाँ, MRTP ये भी नहीं। हाँ चलिए देखते हैं, वैसे ही देख लेते हैं। तो ये MRTP कब आया था? 1965। इसमें इसी के बाद कंपटीशन कमीशन, इसको हटा के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये MRTP कब आया था? यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? तो MRTP कहाँ? 1965 में आया था। 1965 याद रखिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? तो 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था। ठीक है, तो ये विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 73 में, 65 में, 2002 में। ये तो इसमें कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले कौन सा रहेगा? तो 2 रहेगा। तो 2 यहाँ है नहीं, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये इधर 2 एक ही जगह है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा डेट वाइज। निम्नलिखित में कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? कौन सा असमानता घटाने का उपाय आपका नहीं है? तो वो उदारीकरण। इससे असमानता जानते हैं, उदारीकरण से। उदारीकरण 1991 वाला उदारीकरण आपका ज़्यादा बढ़ गया। कैसे? किन्हीं लोग को वो उदारीकरण सोच कर रहा हूँ, ये असमानता ज़्यादा बढ़ गया ये जब लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को क्या हुआ
जॉब मिल गया, मान लीजिए जो थोड़े से पढ़े लिखे थे उनको जॉब मिल गया, इसी में कंपनियां आई ढेर सारी और जॉब मिल गया, उनकी स्थिति बहुत अच्छी सुधर गई। तो उनकी स्थिति सुधर गई और जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था उसको जॉब नहीं मिल पाया, तो उसकी स्थिति वैसी ही बनी रही। तो क्या हुआ, आपका असमानता मतलब ये आपका असमानता मतलब इनिक्वलिटी में वृद्धि नहीं हुई। तो जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था उनको जॉब मिल गई, उनकी अच्छी लाइफ चलने लगी है। थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था उसको क्या पता था कि कंपनी 1991 के बाद आएगी, तो आ ही गई। किसको पता थी कोरोना आएगा, ठीक है। कोई चीज़ नया होता है तो असमानता बढ़ती ही है, इसको हम पहले ही भी बता चुके हैं। अगर कोई चीज़ नया होगा तो असमानता, जैसे कोरोना आया, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए, ठीक है, कुछ लोग वहीं पड़े रहे। तो ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, निम्न में से आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय पीढ़ी में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए भाग नहीं है। तो बताइए द्वितीय पीढ़ी, देखिए जब ये आपका ये इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में, तो ये आपका लिबरलाइजेशन तो उन तीन दो चरणों में आया था। तो ये पहला एक चरण था 1991 से 2001 के बीच का पहला चरण था, ये प्रथम चरण, और 2002 के बाद का द्वितीय चरण था। तो इसमें कह रहे हैं द्वितीय पीढ़ी में सरकार चिन्हित नहीं, वह भाग नहीं है, सरकार के उसमें एजेंडे में वह भाग नहीं है। तो कौन सा है, लीगल सिस्टम रिफॉर्म, न्यायिक प्रणाली में सुधार। तो इसका सुधार सरकार नहीं कर सुधार नहीं कर सकती, ठीक है। ये अपना संविधान के अनुरूप ही चलेगा, ठीक चलता है। तो इसमें आपका आर्थिक से कोई मतलब नहीं है, न्याय से, ठीक है। तो ये तो सिंपल इक्वेशन वैसे ही बता देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर कंपनी जो होती है उसमें सुधार कर सकते हैं, ऑयल सेक्टर की कंपनी सुधार कर सकते हैं, रिफॉर्म गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन उसका भी सुधार करते हैं। लेकिन ये जज वज के बारे में इनमें सुधार नहीं कोई शामिल नहीं है, ठीक है। इन सबका अपना पद्धति होता है, कैसे जज होता है, कैसे निर्वाचित होगा, कैसे वो होगा, ठीक है। तो सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। करने की सोच रही थी सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी मीन्स, मुद्रा का उन्मूलन का क्या अर्थ है। तो मुद्रा का उन्मूलन इतना ही समझिए कि दूसरे देशों के कंपेयर में अपनी मुद्रा को घटाना, ठीक है, यही होता है मुद्रा उन्मूलन, डिवोल्यूशन यही होता है और कुछ नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना। अब पूछेंगे इससे क्या होगा। मान लीजिए अभी क्या हुआ है, अभी हमारा 1 रुपया मतलब अगर ये $80 है तो वहाँ पर 1 रुपये के बराबर होता है। 1 रुपये वो $1 है, गलती कर रहे हैं, $1 है आपका, तो कितना, 1 80 रुपये के बराबर होता है, ठीक है। $1 में 80 रुपये मिल, अगर हम आपका मूल्य घटा दें, अवमूल्यन मतलब मूल्य, रुपए का मूल्य घटा दें, ठीक है। तो रुपए का जितना मूल्य घटाएंगे तो विदेशी कंपनियां क्या करेंगी, आएंगी ज़्यादा यहाँ पर हमारे भारत में, क्या करेंगी, विदेशी कंपनियां ज़्यादा भारत में आएगी क्योंकि रुपए का मूल्य घट रहा है। तो हमारे यहाँ ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, सरकार यही चाहती है। जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो पैसा घटा देता है, क्योंकि विदेश वाले भी सोचते हैं चलिए वहाँ पर हमारे यहाँ पे अगर हम 10 लाख रुपए वहाँ पे दे देंगे, क्योंकि 10 लाख रुपया उनके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि रुपए का मूल्य वैसे भी कम है, तो 10 लाख रुपए देंगे तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये तो फैक्ट्री वाले का, कंपनी वाले के संबंध है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में भी इसका फ़ायदा होता है। जैसे रुपए का मूल्य कम है, रुपया कम कर दिया, अब कोई अमेरिका का आया, भारत से कहा कि हमको 500 कुंटल चावल चाहिए, तो उसको कम ही तो पैसा देना पड़ेगा क्योंकि रुपए का मूल्य वैसे भी कम है, तो उठा के ज़्यादा लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है मतलब निर्यात भी तो आपका बढ़ेगा, क्योंकि अब उसको कम पैसा देना, जैसे जहाँ पहले वो $50 देता था अब $20 दे रहा है, ठीक है। तो वैसे एग्जांपल ले लिए, $20 दे रहा है, तो वो एक्सपोर्ट भी लेकर चला जाएगा, अपना वहाँ पर बेचेगा, व्यापार करेगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा घटाना, अपने देश की मुद्रा को घटाते रहते हैं, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसको कब घटाया जाता है, जब आपके पड़ोसी देश उसको ना घटाएं, ठीक है, ये आपको खतरा है। अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल ये सब भी मुद्रा को उल्लंघन कर रहे हैं तो ये तब ये सही नहीं होगा, तब इस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये वाला सही है।
जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये बताइए। इसका यह प्रभाव पड़ता है, आयात महंगे हो जाते हैं, निर्यात सस्ते हो जाते हैं। कैसे आयात महंगे हो जाता है? क्योंकि अब हमको हमारा रुपये का मूल्य कम है, हमको आईफोन लेना होगा, हमको ढेर सारा पैसा लगाना होगा तभी तो आईफोन मिलेगा, क्योंकि अब हम मुद्रा की वैल्यू कम, डॉलर के मुकाबले कम हो गई है बहुत। ठीक है, तो अब हम और निर्यात क्या हो जाए, सस्ता हो जाएगा। निर्यात कैसे सस्ता हो जाएगा? वो सब अपना लेकर जाएंगे, कितना कम डॉलर में, कम डॉलर उनको खर्च करना पड़ेगा, ढेर सारा लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो वही है, आयात हमेशा महंगा, मुद्रा मूल्यन में आयात जो होता है, आयात ये महंगा होता है, निर्यात क्या होता है, सस्ता हो जाता है। डिवोल्यूशन में जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक देश अपनी मुद्रा का मूल्यन का सहारा लेता है, किस लिए सहारा लेता है? तो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। फिक्स ट्रेड बैलेंस मतलब अगर ट्रेड नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हो रहा है, तो मुद्रा अवमूल्यन कर देते हैं तो ट्रेड होने लगता है, चावल बिकने लगेगा। नहीं तो इसे चावल महंगा रहेगा, कौन खरीदेगा? अब मुद्रा अवमूल्यन कर दिए, अमेरिका वाले 500 कुंटल चावल लेके चले गए। ठीक है, तो वही ट्रेड को ठीक करने के लिए। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह कब था? तो भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार 49 में, 3 बार किया गया है। पहली बार कब किया गया है? 1949 में, 19 सितंबर 1949 को। दूसरी बार कब किया गया है? 5 जून 1966 में किया गया है, 1966 में। ठीक है, तीसरी बार कब किया गया है? तीसरी बार 1 जुलाई और 3 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 3 जुलाई को किया गया है, 1991। ठीक है, 1 है। तो ये आपका 1 जुलाई से 3 जुलाई 1991, 1911 और 5 जून 1966 और 19 सितंबर 1903 बार मूल्य का अवमूल्यन किया गया है। ठीक है, 1949 में पहली बार मूल्य का अवमूल्यन किया गया था। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। तो बताइए, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? वो बताइए कब बनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कब? 1994 में। ठीक, 1994 में। कहाँ पे क्वेश्चन आया है? RO मेंस 2017 में। टफ क्वेश्चन है। भारतीय रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय 1994 में। ठीक है, याद रख लीजिए, हो सकता आ जाए। कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी आपको करवा रहे हैं। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तारापुर समिति किससे संबंधित है? फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी, तो पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तन इसी से संबंधित है, तारापुर समिति। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है? तो भुगतान परिवर्तन का मतलब किसके संबंध में किया जाता है? तो भुगतान मतलब क्या? भुगतान स्पोर्ट कहते नहीं, इतना पैसा भुगतान कर दीजिए। भुगतान करेंगे क्या? जैसे आप कोई सामान खरीदने गए, तो सॉरी, अब बता रहे थे ना, कोई सामान आप कोई चीज़ खरीदिए तो भुगतान उसका करते हैं ना, तो उसका कहते हैं भुगतान उसका कर दीजिए, इतना पैसा देना है तो भुगतान। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ही संबंधित है ना। तो ये आपका किससे संबंधित है? आयात निर्यात से। ठीक है, किससे संबंधित है? आयात निर्यात से। कर संग्रह से नहीं है, कारखाने की वार्षिक विक्रय से नहीं है, आयात निर्यात से संबंधित है भुगतान। ठीक है, 2012 में क्वेश्चन आया है। भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? तो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, सब कुछ होता है। ठीक है, तो भुगतान संतुलन में सब कुछ। अदृश्य ट्रेड ये क्या होता है? और विजिबल ट्रेड। जैसे अदृश्य क्या होता है? जैसे आपका टीवी लगवाएं, आप टीवी लगवाएं तो ये अदृश्य ट्रेड, मतलब ये ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उससे मंगाइए, तो वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन अदृश्य है, वो आपका आ गया, तो वो भी भुगतान। ऋण होता है, व्यापार होता है, तो ये होता है। ठीक है, तो सभी होता है इसमें, भुगतान बैलेंस में सब कुछ आता है। भुगतान संतुलन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो बताइए, भुगतान संतुलन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो किस प्रकार से? एक देश के निवासीगण एक विशेष के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा, तो यही होता है। ठीक है, एक द फुल डिटेल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री
एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो यही आपका सही होगा। सॉरी, तो ये तो एक देश के निवासीगण और शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा भुगतान संतुलन कहलाता है। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? तो अदृश्य निर्यात का क्या अभी हम बताए थे, सेवाओं का निर्यात। कैसे? जैसे आप कहीं किसी होटल में गए तो आपको कुछ जो वेटर आ रहा है वो आपकी सेवा में लगा है, ठीक है, मतलब ऐसे वैसे मतलब ये सेवाओं का निर्यात मतलब मैं क्या बताऊँ। कैसे? मान लीजिए आपने टीवी लगवाया, मैं टीवी लगवाया, टीवी में लगवाने के बाद आप में क्या होता है, उसके लिए एक मैकेनिक आता है, आपका टीवी सेट करता है। तो एक अदृश्य मतलब कुछ वो तो लगवा ही लिया, लेकिन जो मैकेनिक आ रहा है वो आपको वो दे रहा है कि हम आपकी टीवी बताइए सेट कर देते हैं पूरा। तो वो अदृश्य निर्यात होता है। तो क्या होता है? वो अदृश्य निर्यात होता है। कोई आपका इंजीनियर गया तो वो अदृश्य निर्यात में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खातों में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो कौन सा? नॉन डिपेंडेंट नॉन रेजिडेंट अनिवासी भारतीयों का शुद्ध निर्यात, आयात, गैर साधन सेवाओं की आय, ये सब किया जाता है, ये नहीं किया जाता, डी वाला। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब आपका इसमें अगर इकोनॉमिक्स से तो पूरे खत्म ही हो गई, वैसे आपका जनसंख्या और योजना ये दो है, ये दोनों को हम डिटेल में पूरा करवाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।